निधि की सास अस्पताल में भर्ती थी। उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल निधि के मायके के पास था और निधि के घर से काफ़ी दूर पड़ता था। निधि अपने सास की इकलौती बहू थी और अस्पताल और घर का चक्कर लगाने की वजह से निधि को बहुत परेशानी हो रही थी। वह सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पति के हाथों अस्पताल भिजवाती थी। उसके बाद घर के सारे काम निपटाती थी। उसके बाद सास का अलग खाना बनाती थी और उसे लेकर वह खुद अस्पताल जाती थी, क्योंकि उसका पति नाश्ता देकर ऑफिस चला गया होता था और अस्पताल में सास को दोपहर का खाना देने के बाद घर जाकर दोबारा खाने बनाने का टाइम नहीं बचा होता था। बच्चों की छुट्टियां भी इसी वक्त होती थी। वह खुद अपने पति को भी लंच नहीं दे पा रही थी। बच्चे और वह खुद भी 2 दिनों से बाहर का खाना ऑर्डर करके खा रहे थे। दोपहर का खाना बाहर से खाने के बाद वह बच्चों का होमवर्क और बाकी काम करती थी और फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। शुक्र था कि रात को डॉक्टर ने रोटी सब्जी ही बोला था, इसलिए उसे 2 तरह का खाने बनाने का झंझट नहीं था। इसलिए वह आराम से रात का खाना बना लेती थी। लेकिन फिर उसे खाना लेकर अस्पताल जाना होता था, जहाँ पर उसका पति उसका इंतज़ार कर रहा होता था, क्योंकि उसका पति अस्पताल में ही रुकता था और वह उन्हें खाना देकर घर जाती थी। और फिर सुबह उसका पति अस्पताल से घर आता था और नाश्ता लेकर जाता था और उधर से ही ऑफिस चला जाता था। अस्पताल और घर की दूरी बहुत अधिक होने के कारण निधि को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसके साथ ही निधि, उसके पति और उसके बच्चों को दोपहर का खाना रोज़ बाहर से ही ऑर्डर करके खाना पड़ता था। और कोई बाहर का खाना कितने दिनों तक खा सकता है। निधि का मायका अस्पताल के बिल्कुल करीब था, तो निधि की माँ ने बोला, तुझे बहुत अधिक परेशानी हो गई है और तू बाहर का खाना कितने दिनों तक खाएगी। चल, तेरा और दामाद जी का फिर भी चल जाएगा, पर बच्चों को रोज़ रोज़ बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। एक काम कर, तू दोपहर में जब सास के लिए खिचड़ी लेकर जाती है, उसके बाद तू अपने घर ना जाकर यहीं पर रुक जाया कर और बच्चों की स्कूल बस को भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर छोड़ने के लिए बोल दे, तो तू और बच्चे खाना यहाँ पर खा लिया करेंगे और तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं बहू से बोलकर दोपहर में तेरा और बच्चों का खाना बनवा दिया करूँगी। पर इस पर निधि ने बोला, नहीं माँ, भाभी परेशान हो जाएंगी। मैं अपनी परेशानी उनके सर पर क्यों डालूं। जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो सब ठीक ही हो जाएगा। इस पर माँ ने बोला, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है। अगर तू ही नहीं ठीक रहेगी तो बाकियों का ख्याल कैसे रखेगी। और भाभी क्यों परेशान हो जाएगी। रोज़ तो खाना बनाती ही है। अगर उसमें तेरा और दोनों बच्चों का खाना बढ़ जाता है तो कौन सा उसे अलग से मेहनत करनी है। और बर्तन धोने के लिए काम वाली तो है ही, बस थोड़ा सा खाना ही तो अधिक बनाना है। ऐसी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तू आ जाया कर, इतना मत सोच, तुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतनी दूर दौड़ा भागी कर रही है, यहाँ थोड़ा आराम करके आराम से शाम को घर जाया कर। माँ के कहने पर निधि दोपहर में मायके पहुँच गई और दोनों बच्चों को भी वहीं पर बुला लिया। भाभी ने सबका खाना बना दिया था। 1-2 दिन तो भाभी ने खाना बनाकर खिला दिया और तीसरे दिन भाभी ने हल्ला करना शुरू कर दिया। बोला, उनकी सास बीमार है तो मैं क्यों करूं। मैंने उनका ठेका थोड़ी ना लेकर रखा हुआ है। मैं अपने घर के काम करूं या उनके ससुराल के काम निपटाऊं, मेरी भी अपनी ज़िंदगी है। आपकी बेटी है, आप जानिए। मेरे से उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं इतना काम करने वाली हूँ। यह सब बातें भाभी ने निधि के सामने ही बोल दी। निधि को बहुत बुरा लग रहा था। उसने माँ से बोला, माँ, भाभी ठीक ही कह रही हैं। मैं मेरे घर से ही आना जाना कर लिया करूँगी। बस 2-4 दिनों की बात और है, फिर तो मम्मी जी घर पर आ जाएंगी। निधि के भाई ने सुना तो उसे लगा कहीं निधि बुरा न मान जाए, इसलिए उसने निधि को समझाया, देख निधि, तुझे तो पता ही है घर की औरतों को कितना काम होता है और ऊपर से किसी और का अतिरिक्त काम पड़ जाना तो कोई भी औरत चिढ़ेगी ही। इसलिए आज तेरी भाभी ने थोड़े कड़े शब्दों में बोल दिया। तू उसे अपने दिल पर मत लगाना, पर सच्चाई यह है कि तेरी भाभी को बहुत काम रहता है और वह परेशान हो जाती है। ऊपर से यह अतिरिक्त काम का बोझ वह सह नहीं पा रही है। तू ऐसा मत सोचना कि तेरे आने से हमें कोई दिक्कत है, पर मेरी पत्नी यानी कि तेरी भाभी जो कुछ भी कह रही है वह गलत नहीं है। माँ ने यह निर्णय लेने से पहले मुझसे या मेरी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा। आखिर तेरी भाभी भी तो थक जाती है,
उसे भी तो आराम की ज़रूरत है। भाई ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से निधि को समझाने की कोशिश की। निधि ने बोला, हाँ भैया, मैं समझ रही हूँ। मैंने तो माँ को मना किया था, पर माँ ने ही ज़बरदस्ती की। मुझे पता है घर का काम करने में बहुत थकान होती है और मैं अपना अतिरिक्त बोझ भाभी पर क्यों डालूँ। मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर रात के खाने की तैयारी करनी है। वह तो मम्मी ने कहा था कि दोपहर में जब तू खिचड़ी देने अपनी सास के पास जाया कर तो उधर से यहाँ आ जाया कर। तो मैं आ गई थी। चलो, कल से मैं नहीं आ रही, तुम लोग चिंता ना करो। वैसे भी 2-4 दिनों की बात है। यह बोलते बोलते निधि की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, अपनी माँ के कहने पर आई थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई भाभी इस तरह से उसकी बेइज्जती कर देंगे। पर वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन लाख रोकने पर भी आंसू आंखों में आ ही गए थे। निधि की माँ इतनी देर से यह सब बातें सुन रही थी और अब निधि की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह जोर से चिल्लाई, वाह बेटा, क्या बात कही तुमने। बहू को ऐसा बोलते शर्म नहीं आई। याद है, आज से 8 साल पहले तेरे जुड़वा बच्चे हुए थे और बहू की डिलीवरी जिस अस्पताल में हुई थी वह तेरे घर से तो बहुत दूर था और निधि के ससुराल के पास था। निधि की सास ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। तेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। बहू 4-5 दिनों तक अस्पताल में थी। निधि ने तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी। उसने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली। वह तीनों टाइम का नाश्ता और खाना लेकर समय पर आ जाती थी। तेरे बच्चों को भी संभाल लेती थी। तेरी बीवी का भी ख्याल रख लेती थी। मुझे उसने अस्पताल में रहने नहीं दिया और अपने घर में रखा। तू भी उसके घर में ही जाकर नाश्ता और खाना करता था। निधि की इसी सास ने कितने प्यार से तेरी बीवी के लिए गोंद के लड्डू, पंजीरी आदि बनाकर दिए थे और ढेर सारे मेवे भूनकर दिए थे कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, बहू को ज़रूरत पड़ेगी, उसका शरीर मजबूत रहना चाहिए। आपको घर जाकर यह सब बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2 बच्चों को संभालना आसान नहीं है। मैंने कितना मना किया था, फिर भी उन्होंने ढेर सारा मेवा और मिठाइयाँ बनाकर दे दिया था, जिसकी उस वक्त तेरी बीवी को बहुत ज़रूरत थी। तेरी बीवी उनकी क्या लगती थी या तेरे बच्चे उनके क्या लगते थे, और उन्होंने तो रिश्तेदारी समझकर अपना फ़र्ज निभाया था ना। और उस वक्त निधि ने तो नहीं सोचा कि तुम दोनों की वजह से उसके ऊपर अतिरिक्त काम का बोझ पड़ गया है। उसने तुम दोनों के लिए दिन रात एक कर दिया था। और आज जब निधि को ज़रूरत पड़ी है तो तुम लोग स्वार्थी बन रहे हो और स्वार्थी के साथ साथ निधि का अपमान करने पर भी उतारू हो गए हो। उस बहन का अपमान जिसने हर कदम पर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का साथ दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, यह मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। निधि यहीं पर रहेगी जब तक उसकी सास अस्पताल में है, या अपने घर नहीं जाएगी और यहीं से वह अस्पताल जाएगी अपनी सास के लिए खाना लेकर। पहले तो सिर्फ दोपहर के खाने की बात थी, अब तीनों वक्त का खाना यहीं पर बनेगा। वह यहीं पर शिफ्ट हो जाएगी अपने बच्चों के साथ जब तक उसकी सास अस्पताल में है। तुम लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन यदि इस घर में रहना है तो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही होगा। इस पर निधि की भाभी ने बोला, तो मम्मी जी आप भी सुन लीजिए। निधि दीदी ने हमारे लिए किया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, पर यह उनका फ़र्ज़ था, क्योंकि वह बच्चों की इकलौती बुआ थी और हर बुआ अपने भतीजे भतीजी के लिए करती ही है। मैंने भी अपने भतीजे के लिए किया है, मैं भी वहाँ जाकर रही हूँ, लेकिन कोई अपनी ननंद की सास के लिए काम की जिम्मेदारी नहीं बढ़ाता और मैं भी नहीं करने वाली। आपको जो करना है कीजिए, मेरे से यह सब नहीं होने वाला। और निधि दीदी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, यदि हमें पता होता कि इतने सालों बाद वह इसका एहसान जताएंगी तो हमने उनकी कोई मदद ली ही नहीं होती। मदद भी करो और एहसान भी जताओ। वाह भाई, हमने नहीं बोला था निधि दीदी से यह सब कुछ करने के लिए, उन्होंने अपने मन से किया था। अब तो निधि की माँ का गुस्सा और भी अधिक बढ़ चुका था। निधि को समझ में आने लगा था कि बात बिगड़ने लगी है। उसने माँ से बोला, माँ क्यों परेशान हो रही हो, जैसे इतने दिन निकल गए, 3-4 दिन और निकल जाएंगे, मैं जा रही हूँ। तुम लोग मेरी वजह से आपस में लड़ाई मत करो। यदि मुझे पता होता इतना बवाल हो जाएगा तो मैं कभी यहाँ आती ही नहीं। इस पर माँ ने बोला, नहीं, अब तो तू यहीं रहेगी। मेरी बहू ने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है, क्योंकि मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी बनाकर रखा है। पर वह भूल रही है, इस घर की मालकिन आज भी मैं हूँ और इस घर में वही होगा
जो मैं चाहूँगी। उसकी बकवास बातों में मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसे कि मायके वालों ने उसका बच्चा होने पर झांकना तक ज़रूरी नहीं समझा था, सीधा उसके पहले बर्थडे पर आए थे। उनके लिए तो वह हर वक्त एक टांग पर खड़ी रहती है। और जिस ननंद ने हर मुश्किल में इसका साथ दिया, आज वह ननंद इसको भारी लग रही है, क्योंकि आज उसे दिक्कत है। इसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को इस घर की मालकिन समझने की। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, यह घर मेरा है, निधि के पिताजी ने बनवाया है, और इस पर निधि का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का। निधि को किसी के इजाज़त की ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने के लिए। इस घर के 50% की हिस्सेदार है निधि, और यदि मैं चाहूँ तो 100% की हिस्सेदार भी हो जाएगी, क्योंकि यह घर मेरे नाम पर है। तो मेरे से मत उलझो। इस पर निधि की भाभी ने बोला, अच्छा माँ जी, आपने यहाँ तक सोच लिया तो ठीक है, फिर आगे के सारे काम भी अपनी बेटी से करवा लीजिएगा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। निधि को समझ में आ चुका था कि बात बहुत बढ़ गई है। वह अपनी माँ को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसकी माँ शांत नहीं होने वाली थी। उसने निधि से बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं इन लोगों को इनकी औकात दिखा कर रहूँगी। इन लोगों ने समझ क्या रखा है, बेटा बहू हैं तो हमारे सिर पर चढ़कर नाचेंगे। हाँ, क्या बोला बहू तुमने? अपने आगे के सारे काम मैं निधि से करवा लूँ? वह तो वैसे भी करेगी, क्योंकि मुझे तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है। देख ली तुम्हारी औकात। और हाँ, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और इस घर से बाहर निकलो। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर निधि और उसके भैया भाभी हैरान हो गए कि माँ ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर निधि की भाभी तो इकलौती बहू होने के गुमान में थी और खुद को घर की मालकिन मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि माँ गुस्से में ऐसा बोल रही हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसने फिर अपना ताव दिखाया और बोला, अच्छा माँ, तो अपना क्रियाकर्म भी निधि से ही करवा लीजिएगा, मुझसे और मेरे पति से कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब तो बहू ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, जिसे सुनकर निधि को भी बहुत गुस्सा आ गया। और निधि ने बोला, भाभी अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। इस पर भाभी ने बोला, तुम हमारे घर के बीच में मत पड़ो। अब तो निधि की माँ को समझ में आ चुका था कि उनकी बहू निरंकुश हो चुकी है, और उसे इस बात का बहुत गुमान है कि वह उनकी इकलौती बहू है। निधि की माँ ने बोला, ठीक है, अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो मेरे घर से बाहर। और हाँ, मेरे क्रियाकर्म की चिंता करने की तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं इसका बोझ निधि के ऊपर डालूंगी, क्योंकि निधि की इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही उसने इस घर पर अपना हक जताया है। यह मेरी जिद है, और तुम इस गुमान में मत रहना कि मेरा क्रियाकर्म नहीं होगा। क्या जिसका कोई नहीं होता उसका क्रियाकर्म नहीं होता? क्या कभी सुना है कि किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है? जिसका कोई नहीं होता सरकार उसका अंतिम संस्कार करवाती है। तो मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, आज से तुमने अपनी असलियत मुझे ज़रूर दिखा दी। चलो, समय रहते तुम्हारी असलियत तो मुझे दिख गई। अब मेरे घर में तुम मुझे नहीं दिखनी चाहिए। तुरंत इस घर से बाहर निकलो और दोबारा कभी इस घर की ओर देखने की कोशिश भी मत करना। निधि के भाई भाभी को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि माँ डर जाएगी और अपना फैसला बदल लेंगी, पर यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि माँ से जितना उलझेंगे उतना उनका ही नुकसान होगा। उन्होंने निधि के ऊपर ज़ोर से चिल्लाया कि तुम्हें जो करना था वह तो तुमने कर लिया ना। यही तो तुम चाहती थी, इस घर पर कब्जा करना, जो तुमने आज कर ही लिया। निधि और उसकी माँ इस पर कुछ बोलने वाले थे कि निधि का पति अंदर आ गया, जो कि बाहर काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रहा था, और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर निधि के भाई से कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरी अर्धांगिनी से इस तरह से बात करने की? औकात में रहो, आगे से कभी हिम्मत मत करना मेरी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करने की। मैं काफ़ी देर से बाहर खड़ा था और तुम लोगों की बातें सुन रहा था, और यह भी देख लिया कि कितने नीच सोच के हो तुम दोनों मियाँ बीवी। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने से पहले जरा से भी शर्म नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, मेरी बीवी के लिए तुम लोगों ने जो कुछ भी बोला, ज़िंदगी में तुम्हारा बोलने की सोचना भी मत। माँ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। निधि तो अपनी तरफ से पीछे हट रही थी, पर अब मैं कहता हूँ निधि यहीं रहेगी। उसका भी इस घर पर बराबर का हक है। देखते हैं कौन क्या कर लेगा। और रही बात इस घर को हड़पने की, तो साले साहब किस दुनिया में जी रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, निधि के पास तुमसे कहीं ज़्यादा पैसा है और वह इस तरह के 4 घर खरीद सकती है। तुम्हें क्या लगता है
वह तुम्हारे इस घर को हड़पने में अपना दिमाग लगाएगी। यह सब तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों के दिमाग की उपज है। अब तुम लोग सुनो, मेरी पत्नी और अपनी माँ का जितना अपमान करना था तुम लोगों ने कर लिया। अब अगर चाहते हो कि ज़्यादा बात ना बढ़े तो चुपचाप अपनी माँ और मेरी पत्नी से माफ़ी मांग लो, नहीं तो तुम्हारी माँ ने जो फैसला लिया है उसमें हम उनके साथ रहेंगे। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं और ना हमें तुम्हारी कोई संपत्ति चाहिए। हाँ, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम अपना अलग घर खरीद सकते हो। या मत सोचना कि मैं अपने पैसे के गुमान तुम्हें दिखा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा हूँ। और यह घर तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है यह तुम भी जानते हो और मैं भी। यदि 2-4 दिन किसी के लिए खाना बनाना पड़ा तो इतनी तकलीफ़ हो गई कि बात यहाँ तक बढ़ा दी। ननंद अगर भाभी के लिए करे तो वह ननंद का फ़र्ज़ है, और यदि भाभी को ननंद के लिए करना पड़ जाए तो भाभी के लिए बोझ। वाह भाई, बहुत अच्छे नियम है तुम्हारे। या तो निधि की बेवकूफ़ी है कि वह तुम लोगों के बारे में इतना सोचती है, नहीं तो आज के ज़माने में सब अपना अपना लेकर चलते हैं। और यह निधि की ही बेवकूफ़ी है कि वह इतनी देर से तुम लोगों की बकवास सुन रही है। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो 2 मिनट नहीं लगाता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। मेरे लिए तो मेरी माँ और मेरे बीवी बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है, और इनका अपमान मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुमने तो मेरी बीवी के साथ साथ अपनी माँ का भी अपमान किया है। तुम दोनों तुरंत मेरी बीवी और अपनी माँ से माफ़ी मांगो, नहीं तो इस घर से चले जाओ, जैसा कि माँ जी ने कहा, और इसमें मैं माँ जी के साथ हूँ। निधि के भाई भाभी को समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने ज़्यादा अकड़ दिखाई तो उनका अपना नुकसान है। उन्होंने चुपचाप अपनी बहन और माँ से माफ़ी मांग ली। इसके बाद निधि के पति ने बोला, निधि चलो, हमें अपने घर चलना है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मम्मी को मैं घर में शिफ्ट करवा रहा हूँ। साथ में 1 हफ्ते के लिए नर्स भी रहेगी और डॉक्टर हर दूसरे दिन आकर चेकअप कर लेंगे और ज़रूरी दवाइयाँ दे देंगे। अब तुम्हें अस्पताल और घर में दौड़ा भागी नहीं करनी पड़ेगी। तुम घर से ही माँ की देखभाल कर सकती हो। तो जल्दी घर चलो, मैं माँ को अस्पताल से लेकर आता हूँ। तुम तब तक घर पर माँ के लिए तैयारी करो और उनका रूम ठीक करो। उसके बाद निधि के पति ने अपनी सास से बोला, माँ जी आप यह मत समझिएगा कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरा और निधि का आपसे कोई मनमुटाव है। मैं आज भी आपका दामाद हूँ और हमेशा रहूँगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़े बस एक फ़ोन कीजिएगा, मैं और निधि हाजिर हो जाएंगे। आप कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। आपका यह बेटा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, और आप बीच बीच में आकर हमारे घर में रह सकती हैं, क्योंकि बेटी का भी फ़र्ज़ है माँ की सेवा करना। आप यह मत सोचिएगा कि बेटी के घर कैसे जाऊँ। आपको तो मेरी माँ का निश्चित पता है, उन्हें बहुत खुशी होगी आपके आने से। निधि की माँ ने बोला, हाँ बेटा मुझे पता है, पर मैं तुम्हारी माँ के जैसी भाग्यशाली नहीं हूँ। ना मुझे ऐसी औलाद मिली, ना मुझे ऐसी बहू मिली। मुझे तो ऐसी बहू मिली है जिसे 2 दिन ननद को खाना खिलाना भारी पड़ गया। उससे क्या उम्मीद कर सकते हो। चलो अब तुम लोग जाओ, समधन जी को अस्पताल से घर भी लाना है। मैं आती हूँ कल उनसे मिलने, और तुम लोगों मेरी चिंता मत करना। मैं इस घर की मालकिन हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ।